तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश 2024, जहां लगातार आपको पल पल की अपडेट हम बता रहे हैं किस तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है वो जारी है। 57 सीटों पर लगातार जो वोटिंग है वो चल रही है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें खासतौर से हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मतदान केंद्र पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि लोगों में मतदान के प्रति भारी जोश है। पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं। अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। तो लगातार जो लोग हैं वोट कर रहे हैं, यहाँ कहते नजर आए अनुराग ठाकुर, और भारी जोश उनमें नजर आ रहा है। अच्छी सरकार के लिए लगातार जो मतदान है वो चल रहा है। लेकिन किन सीटों पर है, खासतौर से अगर इनकी बात की जाए जो अहम है, या इन सीटों पर जो दिग्गज चुनावी मैदान में है, इनकी अगर बात की जाए, वो ग्राफिक के माध्यम से आपको हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए अब आइए रुक कर लेते हैं, हमारी जो सहयोगी हैं आंचल, वो आपको विस्तार से बताएंगी कि कैसे जो इन सीटों पर मतदान चल रहा है, 57 कौन सी उसमें अहम सीटें हैं, और किन सीटों पर जो मुकाबला है वो रोमांचक होने जा रहा है। क्योंकि जो प्रत्याशी हैं अलग अलग दलों के, वो किस तरीके से लगातार हमने इससे पहले देखा था अपनी जीत का दावा करते नजर आए थे, लेकिन अब आज जो उनकी किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। और आंचल के पास हम चलेंगे, उससे पहले यहाँ खासतौर से रोशन जी आपके पास में आना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं कि अब जो अंतिम चरण चल रहा है, और मदन मोहन जेड़ा जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो औसतन अगर देखा जाए मतदान प्रतिशत, वो शायद हम हासिल कर लेंगे इस चरण के बाद। लेकिन क्या ऐसे जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, तो क्या माना जाए कि यहाँ पे जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, ये किसी नए दल की तरफ, या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो हम बात कर रहे हैं उनकी तरफ से हम मान सकते हैं? हुआ कि एक जो फर्स्ट टाइम वोटर है, एक बच्चे ने कितनी बहुत ही गंभीर बातें कर रही थी जी, और उनसे इंडिकेशन मिल रहा है उनकी बातों से कि जो नया वोटर है उसके अंदर एक्साइटमेंट है, वो समझ रहा है कि किसको वोट देना चाहिए और उनका वोट सही जगह पड़ रहा है कि नहीं। मैं दो तीन जो बच्चों ने बात कही है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि लोग जो है एक ऐसे स्टेबल और ऐसे मजबूत सरकार के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। दूसरी बात आपने जो बंगाल की कि बंगाल में जो वोट परसेंटेज है, बंगाल में वोट परसेंटेज पहले से ही ज़्यादा रहता है और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि और ज़्यादा हो, वोट परसेंटेज ज़्यादा बढ़े। और जो बाकी राज्य हैं जिनमें वोट परसेंटेज कम है, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत ज़्यादा लोगों में जो उनका वोट परसेंटेज है वो लगभग बराबर है जो पिछली बार था, जो कि उम्मीद कर रहे थे कि हम वोट परसेंटेज ज़्यादा हो तो वहाँ बढ़े। पंजाब में वोट परसेंट बढ़े और हिमाचल में तो शायद मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज ज़्यादा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर वोट परसेंटेज रहेगा तो जो हमारा लोकतंत्र का त्यौहार है, इस लोकतंत्र के त्यौहार में लोगों की और विश्वास बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो आखिरी चरण है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बोनस का चरण है कि जिन्होंने चुनाव जीतना होगा, जिन पार्टियों ने चुनाव, जिनको जितनी सीटें मिलनी होगी, वो लगभग 6 चरणों में पूरा हो चुका होगा। लेकिन अब जो 7वां चरण है ये बोनस के रूप में होगा। जैसे पिछली बार इन 57 सीटों में से 30 सीटें एनडीए को मिली थी और करीब 25 सीटें बीजेपी, 25 बीजेपी के खाते में थी, 3 जेडीयू की थी और 2 अपना दल की थी। तो वो 25 से जो 30 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश का आप बात कर रहे थे, तो यहाँ से जो कंगना रनौत हैं वो भी इस बार हमने देखा चुनावी मैदान में हैं। उनकी भी जो तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश हम यहाँ करेंगे। वो जब पहुँची मतदान केंद्र पर अपने वोटिंग का इस्तेमाल करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोट डालते हुए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कंगना रनौत को, जो आगे की मतदान की जो प्रक्रिया होती है उससे रूबरू होते हुए और फिर अपना वोट डालते हुए यहाँ हम देख सकते हैं कंगना रनौत को। काफ़ी महत्वपूर्ण इन सीटों की अगर खासतौर से बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि ये जो 4 सीटें हैं, खासतौर से रोशन जी आप कह रहे थे कि यहाँ भी हम देख पाएंगे कि ज़्यादा जो प्रतिशत है वो नज़र आएगा। देखिए, जो ये हिमाचल का चुनाव है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, क्योंकि यहाँ 4 सीटें तो लोकसभा की हैं और 6 यहाँ उपचुनाव विधानसभा के लिए हो रहा है जी। और जो मंडी सीट है यहाँ आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और कंगना रनौत बीजेपी की कैंडिडेट है जी। यहाँ अगर 6 सीटें जो उपचुनाव की हैं, अगर वो 6 सीटें जैसे बीजेपी ने दावा किया है कि वो बीजेपी जीत सकती है, अगर ये सीटें बीजेपी जीतती है और अगर विक्रमादित्य जीतते हैं तो फिर सुक्खू सरकार गिर जाएगी। वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए सुक्खू सरकार दांव पर लगी हुई है कि ये लोकसभा चुनाव केवल देश में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए नहीं हो रहा है,
यहाँ हिमाचल में सरकार को लेकर भी हो रहा है। यानी ये एक बार 6 फिर से सीटें तय उथल-पुथल करेंगी। की जो स्थिति है वो हिमाचल में नजर आ सकती है। बिल्कुल, ये 6 सीटें तय करेंगे कि सुक्खू सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसलिए ये मंडी के चुनाव पर भी सबकी नज़र है, और जो 6 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है उस पर भी सबकी नज़र है। तो बाकी जैसे 4 सीटें हैं, 4 में से पिछली बार बीजेपी को चारों मिल गई थी, हालांकि जब उपचुनाव हुआ था उसमें फिलहाल वो क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुन लेते हैं। लग रहा है जैसे कोई उत्सव है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें, और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है, ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं, 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं, और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है, और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा, और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मोदी जी मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पर सवाल उठा रहा है। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन। तो कंगना रनौत को आप सुन रहे थे, जो कि जिन्होंने मतदान भी किया, उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुई और साथ ही कई सवालों के जवाब देती नजर आई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हमीरपुर से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर, और उन्होंने भी अपना जो मताधिकार का इस्तेमाल है ज़ाहिर तौर पर वो किया। और ख़ासतौर से जो तस्वीरें हैं इस वक्त की हैं, जो आप देख सकते हैं, पहुँचे मतदान केंद्र पर अपने, और जो यहाँ की प्रक्रिया रहती है, जब मतदान करने हम पहुँचते हैं, वोटर आईडी कार्ड हमें दिखाना होता है उन सब से रूबरू होते हुए, और जो ये चुनावी स्याही है जो कि प्रतीक है कि किस तरीके से लोकतंत्र का जो उत्सव है उसमें आप अपनी भागीदारी दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए और अपना मताधिकार करते हुए देखे जा सकते हैं अनुराग सिंह ठाकुर। 7वें और अंतिम चरण का जो मतदान है वो जारी है हिमाचल प्रदेश की। अगर बात की जाए फिलहाल अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे, और 400 पार करके फिर एक बार विधानसभा में 6 सीटों पर भी तनाव हो रहे हैं। हम चौके छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। 4 की 4 लोकसभा, 6 की 6 विधानसभा उपचुनाव। तो उसके बाद तो सरकार का भी दावा आपके मतलब निश्चित तौर पर उसके बाद जो परिस्थितियां बनती हैं उस और है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद उसका भविष्य कोई बहुत। सर, कांग्रेस एग्जिट पोल का वो करिए, बाइकआउट कर दिए कि हम उसमें शामिल नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनावी नतीजों से पहले ही हार मान ली है। वो अभी भी कैमरा फेस करने के लिए तैयार नहीं। वो इस चुनाव में जनता को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उपलब्धियां थी नहीं, भविष्य की रणनीति थी नहीं, तो करें तो क्या करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप चाहे 1 तारीख को इकट्ठे होकर जितनी मर्जी विपक्ष रणनीति बना ले, रणनीति इसके आसपास बनेगी कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है, और इसके बाद क्या क्या बहाने लेकर सबने अलग अलग हो जाना है। और 5 साल के लिए अब ये लोग जाएं, थोड़ा ध्यान लगाएं कि अगला चुनाव 5 साल बाद कैसे लड़ना है। प्रधानमंत्री भी ध्यान लगा रहे, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल तो जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 4 सीटें और उपचुनाव जिन सीटों पर हो रहा है 6 की सीटें भी वो बीजेपी के पाले में आने वाली हैं। अब आइए रुक करते हैं हमारी सहयोगी आंचल का। शुक्रिया मुकुल। तो आज 7वें चरण का चुनाव है। 57 वो अहम हम मान सकते हैं सीटें हैं जहां पर 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होना है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बात सबसे पहले करते हैं 80 की रसाकशी, यानी कि उत्तर प्रदेश की। कहते हैं कि जब दिल्ली की हम सत्ता की बात करते हैं उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। तो उत्तर प्रदेश की ये 13 अहम सीटें और सबसे अहम
वीवीआईपी अगर हम बात करते हैं सीट की वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस लिहाज से ये तमाम 13 सीटें, मिर्जापुर की हम बात करते हैं, वो बहुत अहम हो जाती हैं। और उत्तर प्रदेश के इन तमाम सीटों के बाद रुख करते हैं पंजाब का, जहां एक ही चरण में 13 जो सीटें हैं उन पर हम आज वोटिंग की प्रक्रिया को संपन्न होते हुए देखेंगे। और पहली बार ऐसा है कि बीजेपी, श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ भाजपा ने 13 की 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार यहां उतारे हैं। और बहुत दिलचस्प यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी का झगड़ा अगर पंजाब में, तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली में नहीं है। ये बहुत दिलचस्प है, कैसे ये असर डालता हुआ नजर आएगा 7वें चरण के इस मतदान प्रतिशत पर, यह देखना होगा। पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, तमाम वो 9 सीटें जिन्हें ममता दीदी का गढ़ कहा जाता है, क्या इस गढ़ में सेंध लगा पाएगी भाजपा? क्योंकि जनाधार को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं वहां पर। उस लिहाज से बारासात की हम बात करते हैं, तमाम अन्य सीटें जो आज इसमें हैं, उस लिहाज से क्या यहां पर अपना खाता खोल पाएगी भाजपा, ये अहम सवाल है। और वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से भी पश्चिम बंगाल हमेशा आगे रहता है। बिहार की 8 सीटें, जिसमें अगर कुछ सीटों का मैं आपसे जिक्र करूं, जिसमें हमने आरा की बात कर रहे हैं, हम पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं, पटना साहिब है, ये अहम वीवीआईपी सीट्स हैं जिन पर कड़ा मुकाबला है। और खास तौर पर रोचक मुकाबला इसलिए क्योंकि जेडीयू के साथ गठबंधन के तौर पर कई उम्मीदवार उतारे गए। आरजेडी ने अपने हम कह सकते हैं राजनीतिक वर्चस्व को दोबारा कायम करने के लिए यहाँ से अपने परिवार के भी कई सदस्यों को उतारा है, तो उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला भी इस चुनावी चरण में कैद हो जाएगा ईवीएम में। बात ओडिशा की करते हैं, 6 अहम सीटें हैं जहां आज चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। और ओडिशा में क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं और उस लिहाज से ये राज्य भी बहुत अहम हो जाता है। लगातार हमने देखा कि बीजेपी बीजेडी पर हमलावर होती हुई नजर आई कई मुद्दों पर, कई अहम मुद्दे यहाँ पर हैं। खास तौर पर जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इन तमाम 6 सीटों पर भी मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है और इसलिए ये 6 सीटें भी इस निर्णायक दौर के लिए बेहद हैं। बात इन 4 सीटों की करते हैं, छोटी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश, लेकिन सिरमौर मानी जाती हैं तमाम सीटें। अभी हमने जिस तरह से कंगना रणावत जो कि पदार्पण कर रही हैं राजनीति में, सीधा अभिनेत्री होने के बाद मंडी सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं, ये चारों सीटें बहुत अहम हो जाती हैं, खास तौर पर क्योंकि चारों सीटें किस तरह से राजनीतिक भविष्य तय करेंगी इंडी गठबंधन का, ये बहुत बड़ा सवाल है हिमाचल प्रदेश का जब हम जिक्र करते हैं। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री ने कई अहम रैलियां की हैं। 3 सीटें झारखंड के कई अहम मुद्दे रहे, खास तौर पर अगर हम बात करते हैं जेएमएम की, उसके भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो छाया रहा, क्या उसका असर ये जो चुनावी आंकड़े हैं तमाम चरणों में जिस तरह से चुनाव हुए, जो वोटिंग प्रतिशत आया और खास तौर पर इस 7वें चरण का जब हम जिक्र करते हैं, क्या उस पर पड़ता हुआ नजर आएगा, ये बेहद अहम सवाल है क्योंकि कई जेएमएम के जो नेता है वो भाजपा में भी शामिल हुए हैं। चंडीगढ़ की इस सीट पर भी यहाँ पर चुनाव होना है और जब हम बात करते हैं इन तमाम सीटों को लेकर, या फिर हम ये कहिए 7वां चरण कितना निर्णायक साबित होगा, खास तौर पर क्योंकि इसके बाद जो एक लंबी चुनावी प्रक्रिया है उस पर विराम लग जाएगा और 4 जून को वो अहम दिन, वो रिजल्ट का दिन जिसमें जनता जनार्दन अपने मार्क्स को रिवील करेगी कि किसको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, डबल इंजन की वहाँ सरकार है, वहाँ पे 13 सीट। और आइए अब रुक करते कुछ और अहम आंकड़ों का भी यहाँ जिक्र करते हैं। देखिए कुल उम्मीदवारों की जब हम बात करते हैं 904 उम्मीदवार हैं, जिसमें भाजपा ने 2024 का अगर हम जिक्र करें 7वें चरण की हम बात करते हैं तो 51 उम्मीदवार, 31 इंडी गठबंधन ने उतारे हैं चुनावी रण में। और चुनावी समर में बसपा सुप्रीमो की अगर बात की जाए तो बहुत रोचक बनाने की कोशिश की, मुकाबला हर एक सीट पर, अगर हम यूपी की बात करें तो वहां पर उतारा है अपना कैंडिडेट 56 उम्मीदवार। और जब अदर्स या फिर निर्दलियों की बात करते हैं तो 766 इस वक्त चुनावी मैदान में है। ये 2024 का आंकड़ा है, 904 उम्मीदवार, 7वां चरण निर्णायक अहम चरण जिसमें दमखम लगाती हुई नजर आ रही हैं तमाम पार्टियां। इंडी गठबंधन के लिए भी ये अहम लिटमस टेस्ट होगा। हालांकि सबके अपने अपने दावे, अपने अपने वायदे थे, अलग अलग मैनिफेस्टो इन्होंने रिलीज किए, तो उस लिहाज से क्या इनकी नीति रहने वाली है, क्या रणनीति, ये एक बड़ा सवाल रहेगा और वोटर्स के मन में भी। अगर हम रुक करते हैं 2019 के नतीजों पर एक निगाह डालते हैं, यहाँ पर 57 सीटों में से 31 एनडीए के खाते में गई, यानी कि एनडीए उसके सहयोगी जो घटक दल थे। वहीं अगर बात की जाए उस वक्त तो कांग्रेस रही, तो यानी इंडी गठबंधन का हम जिक्र करें तो 18 सीटें उसके पाले में आई थी और अदर्स के हिस्से यानी कि जो निर्दलीय थे उनके हिस्से गई 8 सीटें। अब समीकरण बदले हुए हैं क्योंकि इंडी गठबंधन है जहां पर
उनका दावा है कि जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं तो वो ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। वीवीआईपी सीट्स का जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश की वाराणसी हॉट सीट, जहां से प्रधानमंत्री तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वाराणसी जहां पर राम मंदिर का मुद्दा बहुत अहम रहा। जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं उस लिहाज से वाराणसी संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का। कई चुनावी रैलियां यहां पर प्रधानमंत्री ने की हैं, तो देखना होगा इस बार वो हैट्रिक लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं। बिहार की पाटलिपुत्र सीट, यहां पर चाचा और भतीजी का एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। रामकृपाल यादव क्या तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे? हालांकि रामकृपाल यादव पहले आरजेडी में ही थे, लेकिन अब किस तरह से वो एक चुनौती बन गए हैं आरजेडी के लिए, ये हमें देखना होगा। और क्या मीसा भारती जो 2 बार की हार है उसका बदला ले पाएंगे या नहीं, ये भी अहम सवाल। आरके सिंह पर दोबारा दांव खेला है। बिहार की आरा की ये सीट है। तमाम जो अगर जातीय समीकरण को देखें तो आरके सिंह का अहम जनाधार है। जब हम आरा की सीट का जिक्र करते हैं तो क्या इसी जनाधार को बरकरार रख पाएंगे या नहीं, ये भी अहम सवाल है। काराकाट की सीट बिल्कुल फिल्मी रही, जहां पहले निष्कासित किया गया पवन सिंह को, फिर उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया गया है। काराकाट सीट से ये एक अहम, हम कह सकते हैं, प्रतिष्ठा का सवाल है। इस सीट पर मुकाबला अब जब पवन सिंह निर्दलीय होकर लड़ रहे हैं बहुत अहम हो गया। हमने जिक्र किया पटना साहिब सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान, जहां से फिर से एक बार विश्वास जताया गया है। रविशंकर प्रसाद से वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, लेकिन उनके सामने कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को उतारा है वो भी कम नहीं। लेकिन बीजेपी के इस किले में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस को एक लंबी तैयारी करनी होगी, तो उस लिहाज से पटना साहिब की सीट बहुत अहम। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे उत्तर प्रदेश चंदौली से लड़ रहे हैं। हालांकि एक अच्छा खासा राजनीतिक इनका करियर रहा है, कद्दावर नेता हैं, उस लिहाज से जनाधार और खास तौर पर जब वोट प्रतिशत की हम बात करते हैं क्या उसे कायम रख पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की चंदौली सीट, जहां से महेंद्र नाथ पांडे इस बार चुनावी मैदान में हैं। नीरज शेखर उत्तर प्रदेश बलिया से, बलिया के कई अहम स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन क्या वोटर स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानेगा या नहीं, तो उत्तर प्रदेश की ये बलिया सीट भी बहुत अहम हो जाती है नीरज शेखर के लिए, जिस पर दाव खेला है भाजपा ने। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं उत्तर प्रदेश की, और अपना दल की 2 सीटें हैं, उस लिहाज से बहुत अहम हो जाती हैं जब हम मिर्जापुर की बात करते हैं, जिसका अभी हमने अपनी साउंड बाइट में भी उन्होंने कहा कि किस स्थायी सरकार की चुनाव के लिए जनता घरों से निकल रही है और स्थायी सरकार बनेगी, ऐसा उनका विश्वास है। लेकिन क्या वो दोबारा सांसद बनेंगी इस सीट से, ये कितना विश्वास जताता हुआ नजर आएगा, इस पर देखना। रवि किशन गोरखपुर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो पहले आपको दिखाते हैं कि रविशंकर प्रसाद ने वोटिंग की है, वो तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह से अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। अभी हम उन्हीं की सीट का जिक्र कर रहे थे, पटना साहिब का, और लगातार जब हम पटना साहिब का जिक्र करते हैं तो सिखों के 10वें गुरु का कहना है कि हमेशा ये कहना रहा है कि देह शिवा वर मोहे दो शुभ कर्मन तो कभू न डरो। तो शुभ कर्मन क्या है? शुभ कर्मन है अपने लोकतंत्र के इस दायित्व का इस्तेमाल कीजिए। इस तस्वीर को देखिए, अगर आप घरों में अभी भी बैठे हैं, जलपान कर रहे हैं, तो घरों से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। तो ये बात की हमने बिहार की पटना साहिब सीट की, लेकिन अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां से गोरखपुर का अगर जिक्र करें तो रवि किशन जाने माने अभिनेता जो कि राजनीति में आए, अपने फायर ब्रांड बयानों के लिए जाने जाते हैं, और उस लिहाज से गोरखपुर की ये सीट काफ़ी अहम हो जाती है। पूर्वांचल बेल्ट का जब हम जिक्र करते हैं तो गोरखपुर एक अहम सीट है, और वो कहते हैं कि पूर्वांचल की इन सीटों को अगर आपने जीता है तो कहीं ना कहीं आपने जनता का दिल जीता। तो डबल इंजन सरकार के लिहाज से कितना अहम हो जाता है। और ये चुनाव रवि किशन के लिए, जो लगातार उन्होंने महाकाल से आशीर्वाद लेकर कहा था कि मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ एक प्रधान सेवक के तौर पर, जनता दोबारा उन्हें सेवा करने का मौका देगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश गाजीपुर अफजल अंसारी, अगर हम बात करें मुख्तार के मरने के बाद ये जो सीट है ये भी हॉट वीआईपी सीट, चर्चित सीट गाजीपुर की उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें, जब हम गाजीपुर की बात करते हैं कई तमाम मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का एक अहम मुद्दा है। तो क्या जनता इमोशनली कार्ड जो खेला गया उनके भाई द्वारा उस पर वोट करती है, या फिर स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे अहम रहते हैं, ये देखना होगा। कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से राजनीति का पदार्पण, पहली बार अभिनेत्री के तौर पर कई झंडे गाड़े हैं, लेकिन क्या जो वहां की जनता है उनके मन को टटोलने में कामयाब रही या नहीं रही, ये जो रिजल्ट है वो जो 4 जून को आएगा तो पता लगेगा। हालांकि अपनी कई चुनावी जनसभाओं में वो लगातार ये कहती रही कि वो जनता की सेवा करने के लिए मंडी से लगातार हमेशा उनके साथ रहेंगी।
अब वीवीआईपी सीट्स पर एक अहम मुकाबला देखते हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि रामकृपाल यादव का मुकाबला मीसा भारती 2 बार चुनाव लड़ी, दोनों बार हारी। क्या तीसरी बार सफलता हासिल होगी या फिर रामकृपाल यादव फिर उनके लिए कहीं ना कहीं चुनौती बनकर खड़े हैं, ये बड़ा सवाल है। मीसा भारती को आरजेडी ने उतारा है, वही रामकृपाल यादव पर दांव खेला है बीजेपी ने। तो बिहार की पाटलिपुत्र अहम सीट है, ये वीवीआईपी सीट है जिस पर मुकाबला बेहद कड़ा है दोनों के बीच। रुक करते हैं काराकाट का, जहां से उपेंद्र कुशवाहा पर विश्वास जताया गया है। ये पार्टी वो है जिसके साथ गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को उतारा गया। वहीं पवन सिंह ने, क्योंकि उन्हें निष्कासित किया गया पहले पार्टी से, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने के हिसाब से इस पूरी सीट पर जो मुकाबला है उसे बेहद रोमांचक बना दिया। भोजपुरी स्टार है पवन सिंह, लेकिन क्या उनका ये स्टारडम आइए आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं, फिर वापस इस पर आएंगे। अरे आप ही लोग के लिए है, काहे घबरा रहे हैं? अरविंद जी छोड़ दीजिए हम कि 400 पार लाके संविधान बदलना चाहते हैं, कुछ ने कहा रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश है। तो इन सारी चीज़ों को बीजेपी ने काउंटर किया, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं 400 पार का लक्ष्य जो बात हुई उसका एक परसेप्शन जो बिल्टअप किया उसका नुकसान थोड़ा बहुत आपको हुआ? नहीं, देखिए क्या होता है कि सारा देश 400 पार पर डिस्कशन कर रहा है। ये स्पष्ट है कि हम हमेशा एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं और जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नेगेटिविज्म में ही जिन्होंने राजनीति की है। उनसे अपना तो कुछ होता नहीं है, अपने तो बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि हम ये कमा करके लाएंगे, हम ये आगे बढ़ेंगे। तो ये हमेशा लोगों को नेगेटिविज्म की तरह शक पैदा करना, भ्रम पैदा करना, गुमराह करना, रास्ते से भटकाना, समाज को बांटना, समाज को तोड़ना और फूट डालो राज करो, ऐसे प्रिंसिपल्स पर तो ये 75 साल चले हैं। ये तो मोदी जी ने पॉजिटिव नोट पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत, आत्मनिर्भर भारत इस ओर ले जाने का काम किया है। ये लोग तो इस तरीके से काम करते हैं जो कि किस तरीके से लोग बटे रहें और इनको वोट बैंक की राजनीति मिल जाए, तुष्टीकरण हो जाए, एक साइजेबल चंक मिल जाए, जिसके आधार पर राजनीति करते रहें। सर, ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें लोगों ने अपने जो भी उनका घोषणा पत्र था उसके इतर जाके बाकी मुद्दों पे अपने चुनाव प्रचार किए। भाजपा की ओर से भी कई मुद्दे रहे, विपक्ष ने भी कई ऐसे मुद्दे उठाए जो कि उनकी घोषणा पत्र में भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इन चुनाव में कौन से मुद्दे ऐसे रहे जो जनता के दिमाग में घर कर गए और जनता ने उनको ध्यान में रखा? जनता ने एक ही बात ध्यान में रखी, मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश सुरक्षित है, देश संबल हाथों में है, मजबूत हाथों में है। देश मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चला रहा है और भारत को सक्षम बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। इसी के लिए वोट पड़ा है। और कुछ विषय कांग्रेस ने भ्रम डालने का प्रयास किया, जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज़ को हम स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। माइनॉरिटीज़ का मतलब उनके लिए मुस्लिम है, मतलब तुष्टीकरण है, मतलब सेकुलरिज्म से भटकाने की बात है। असल सेक्युलर तो मोदी जी हैं जिन्होंने सारी योजनाएं दी और कभी नहीं कहा कि किसी धर्म को दिया और किसी धर्म को नहीं दिया, सबको दिया, सबको एक साथ पिरो करके लाए। लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट, ये तुष्टीकरण, ये डिवाइड एंड रूल की बुनियाद रखी। ऐसी बातों को जब रखी तो भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी के तरीके से इन बातों को काउंटर करती है और हम काउंटर करने में सफल रहे हैं। सर, भाजपा बहुत शुरुआती दौर से करीब 2-3 दशक से लगातार ये बात कहती आई है कि हम 370 हटा देंगे, राम मंदिर बनवाने की बात थी। ये पहली बार इसी चुनाव में आप गए हैं जब आपने वो अपना वादा और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की है। तो जनता ने कितना सपोर्ट किया इन मुद्दों, खासकर 370 को हटाने को और राम मंदिर बनाने को? पूरे देश ने। हालांकि राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, राम मंदिर हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। धारा 370 हमारे लिए देश का विषय है और वो कोई वोट की दृष्टि से नहीं, लेकिन सारा देश के साथ खड़ा रहा है और सबको समझ में आया कि राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों भारत का गौरव भी बचाया है, राम मंदिर बना करके भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, उसकी रक्षा की है। और धारा 370 इसको हटाने से देश मजबूत हुआ है, एकीकृत हुआ है। सर, देश में भाजपा के कुछ ऐसे प्रदेश हैं, पारंपरिक प्रदेश, जहां भाजपा ने हमेशा ही अच्छी बढ़त रखी है, अच्छी सीटें पाई हैं। 2014-2019 में तो कई स्टेट्स में स्वीप भी किया है बीजेपी ने।
तो आप सुन रहे थे आज जेपी नड्डा को, जिनका सीधे तौर पर यही कहना था कि जो जनता है वो जो चाहती है कि उसका जो देश है उसका नेतृत्व सशक्त हाथों में हो, भारत संबल बने, उसी की वजह से वो अंशल कह रहे थे कि कैसे जो जनता है मतदान कर रही है और जो मोदी की गारंटी है उसका भी यहाँ उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि नेगेटिव पॉलिटिक्स से परहेज करें और सकारात्मक राजनीति की बात होनी चाहिए। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है जनादेश 2024 के इस खास शो में। जी बिल्कुल, लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं किस तरीके से जो उत्साहित मतदाता हैं वो पहुंचकर अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश की अगर हम खास तौर से करें तो यहाँ वाराणसी में मतदाताओं के बीच भी उत्साह देखने को बन रहा है। वाराणसी के एक आदर्श मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए विशेष रूप से सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। लोग यहाँ पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार से बात की हमारे संवाददाता शैली मिश्र ने। वाराणसी के एक मतदान केंद्र पर है हम। आदर्श मतदान केंद्र है, आप देखिए सजाया गया है पूरा मतदान केंद्र। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस तरह से लोग मतदान के बाद आकर सेल्फी खिंचा रहे हैं परिवार के साथ। देखिए इसमें युवा मतदाता हैं, इसमें पूरे परिवार के साथ आए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं। क्या नाम है आपका? आरफ। आरफ, क्या अपील करना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम वोटर है जी। कैसा लगा मतदान करके? बहुत अच्छा लगा मतदान करके। लगा अपना थोड़ा भी छोटा मोटा जो भी दे पाए कंट्रीब्यूशन देकर अच्छा लगा। अपील करना चाहेंगे फर्स्ट टाइम वोटर से, घर से आए? जी सब आना चाहिए सबको। काफ़ी आसान है वोट देना, आपका 2 मिनट का समय लगेगा बस। बताइए मतदान किया तो कैसा अनुभव हुआ? अच्छा अनुभव हुआ, एटलीस्ट हम लोग का कुछ कंट्रीब्यूशन तो जा रहा है देश के प्रति, इसके लिए अच्छा लग रहा है। आप पूरे परिवार के साथ हम देख रहे हैं, क्या कहना है आपको? नहीं, हम लोग इस पूरे लोकसभा का जो चुनाव है इसका पूरा पर्व साथ में परिवार के साथ इसको मनाने आए हैं और हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है अपने कहते हैं प्रत्याशी को चुनना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पूरे परिवार के साथ आप सुबह 7 बजे आ गई, थोड़ा इधर आइए। तो फिर नाश्ता तो बना नहीं पाई होंगी? कोई बात नहीं, नाश्ता तो हर दिन बन जाएगा, बाहर से भी आ जाएगा अगर नहीं बन पाया तो। पहली बार वोट देना था तो लगा कि इस बार तो कुछ तो करेंगे हम लोग इतने बार अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। दिखा दीजिए आप जो मतदान करके आए। देखिए फर्स्ट टाइम वोटर है अक्षिता, और वो चेहरे पे एक उत्साह दिखता है, वो एक उमंग भी दिखती है कि फर्स्ट टाइम वोटर है, कह रहे हैं कि उत्साह था। दादाजी आपने तो बहुत मतदान किया होगा, बहुत अनुभव रहा होगा, आज कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत बढ़िया रहा है और बहुत अच्छा लगा। वोट तो हम लोगों को देना है, राष्ट्र के प्रति निर्माण के लिए देना है। आप बताइए दादा क्या कहना है? आप आगे मतदान देखे? अभी मतदान देने जा रहा हूँ मैं भी। मतदान देने भी जा रहे हैं हम। ज़्यादातर लोग देख रहे हैं जो मतदान देकर आए हैं वो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचा रहे हैं। इस तरह के आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जाते हैं जहाँ सारी व्यवस्था होती है, सेल्फी पॉइंट होता है। ये उद्देश्य ये है चुनाव आयोग और प्रशासन का कि लोग उत्साहित हों, एक पर्व की तरह ले, जिससे मतदान प्रतिशत में इजाफा हो। तो हम उत्साह भी देख रहे हैं सुबह सुबह वाराणसी के मतदान केंद्रों पर। उम्मीद यही है कि जो 13 लोकसभा सीट हैं पूर्वांचल में जहां पर आज मतदान हो रहा है, सभी जगह इस तरह से एक उत्साह दिन भर देखने को मिलेगा। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, वाराणसी। और हमारे साथ हमारे संवाददाताओं के साथ साथ विशिष्ट मेहमानों का पैनल तो है ही। हमारे साथ अश्विनी मिश्र जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अभिषेक सिंह हैं। अश्विनी हमारे साथ मिर्ज़ापुर से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, पहला सवाल आप ही से कि मिर्ज़ापुर में जातीय चक्रव्यूह के बीच में त्रिकोणीय लड़ाई सामने आ रही है, जहां तीसरी बार काबिज होने के लिए अनुप्रिया पटेल खूब पसीना बहा रही हैं, लेकिन आप जिस बूथ पर मौजूद हैं पहले उसका जायजा, फिर ये समीकरण।
निश्चित तौर से आंचल अगर देखें तो बेहद महत्वपूर्ण सीट है ये। 13 जिन सीटों पर चुनाव हो रहा, सबकी नज़र अगर इन सीटों पर है तो वाराणसी के साथ साथ ये मिर्ज़ापुर की भी सीट है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यहाँ से तीसरी बार चुनाव मैदान में है। उनकी कोशिश ये है कि तीसरी बार संसद यहाँ से पहुँच सके। जिस तरीके की कल की यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ बनी, सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड्स की यहाँ पर मृत्यु हुई, हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से और बेहतर स्थितियाँ बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। यहाँ पर लगभग हर एक जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर इस तरीके से शामियाना लगाया गया है जिससे कि लोग धूप से बच सके। फिलहाल आज मौसम काफ़ी कुछ ठीक है, मिर्ज़ापुर और आसपास के इलाकों में बादल छाया हुआ है, लेकिन कल का तापमान तकरीबन 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड था। सुबह 7 बजे से ही अगर देखें तो यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। महिलाएँ, वृद्ध, दिव्यांग, युवा सब बड़ी ज़्यादा तादाद में बूथों पर पहुँच रहे हैं। जिस विद्यालय में मैं हूँ ये रानी कर्णावती उच्च माध्यमिक विद्यालय है मिर्ज़ापुर का, और यहाँ पर 3 बूथ हैं। इन तीनों बूथों पर अगर देखें तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं और साथ ही साथ युवा हैं। जो समीकरण की आप बात कर रही हैं, निश्चित तौर से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का ये जो पूर्वांचल का इलाका है ये पूरी तरीके से जातीय आधार पर, जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर यहाँ पर चुनाव होते हैं, चुनाव होते रहे हैं। वो सब जातीय समीकरण पिछले 2 चुनावों में टूटे हैं, 2014, 2019 का अगर चुनाव की बात करें। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ हैं, आप सही कह रहे हैं कि वो जातीय आधार पर ही एक लामबंदी होती है। उत्तर प्रदेश का ये पूर्वांचल और बिहार का ये सामान्य तरीके से राजनीतिक चरित्र रहा है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए, वैसे ही सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। त्रिकोणीय मुकाबला कहने के बजाय ये साफ तरीके से कहा जा सकता है कि यहाँ पर सीधा मुकाबला एनडीए गठबंधन जो कि अपनालाल सोनेलाल पटेल से अनुप्रिया पटेल यहाँ पर है, और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन से सपा से जो रमेश बिंद हैं। रमेश बिंद इससे पहले भदोही से भाजपा के सांसद रहे, उन्होंने पाला बदलकर जब उनको टिकट नहीं मिला तो यहाँ से मिर्ज़ापुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निश्चित तौर से यहाँ पर ज़बरदस्त मुकाबला है। क्या जनता जनादेश देती है ये 4 को पता चलेगा। जी बिल्कुल अश्विनी, लेकिन इसके साथ साथ जो चुनौतियाँ, जैसे आपने कहा था कि क्योंकि जिस तरीके से कल के मामले सामने आए थे हीट वेव की वजह से, जिस तरीके से कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी कैसे जो चुनौती है उसे पार पा सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कैसे सफलतापूर्वक जो मतदान है वो संपन्न हो पा रहा है। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, खासतौर से दुमका की हम बात करें या झारखंड में और जिन सीटों पर चुनाव है, 3 सीटें ये, किस तरीके से वहाँ पर फिलहाल जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है? करीब 2 घंटे से ज़्यादा का जो समय है अब वो होने को है। बिल्कुल मुकुल, देखिए तस्वीर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तस्वीर साफ साफ बयां कर रही है कि दुमका का ग्रामीण इलाका है ये, और यहाँ पर किस तरीके से लोग यहाँ पहुंचे हैं। खासतौर पर महिलाओं की संख्या जो है वो आप नजर डालिए इस पर कि जो भी महिलाएं हैं वो यहाँ पर सुबह से तकरीबन 6 बजे से लोग जो है लंबी कतार में यहाँ पे खड़े। पुरुष मतदाताओं की भी लगभग आप अगर उनकी कतार भी देखेंगे तो लगभग यही आलम है, लोग आ रहे हैं। मौसम ने थोड़ा सा रंग जरूर बदला है जिसके कारण जो लोगों को है वो काफी राहत है। और यहाँ पर अगर झारखंड लोकसभा की बात करें तो 3 सीट पे चुनाव आज जारी है, राजमहल लोकसभा, दुमका लोकसभा और गोड्डा लोकसभा। दुमका लोकसभा की बात करें तो शिबू सोरेन की बड़ी बहू यानी कि सीता सोरेन को बीजेपी ने यहाँ से मैदान में उतारा है। पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले वो जो जामा है वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर 3 बार विधायक रह चुकी है, और इंडी गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो है यहाँ पर नलिन सोरेन जो है सीता सोरेन को टक्कर दे रहे हैं। नलिन सोरेन की अगर बात करें तो लगभग 35 साल से लगातार विधायक है, वो तकरीबन 7 बार वो विधायक रह चुके हैं। तो मुकाबला यहाँ पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। हालांकि अगर प्रत्याशियों की बात करें तो तकरीबन 18 प्रत्याशी और भी मैदान में। ऐसे ही अगर हम गोड्डा की बात करें तो भाजपा के जो दिग्गज नेता है निशिकांत दुबे, वो 3 बार जो है गोड्डा लोकसभा के वो वहां पर सांसद रह चुके हैं, और इस बार भी जो है भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस की तरफ से प्रदीप यादव, जो कि प्रदीप यादव है, वो उन्हें मुकाबला दे रहे हैं। पिछले अगर लोकसभा की बात करें तो दुमका और गोड्डा दोनों ने को सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। दुमका से जो है वो यहाँ से जो है सुनील सोरेन जीते थे, और निशिकांत दुबे गोड्डा से जीते थे। लेकिन अगर राजमहल की बात हम करें तो राजमहल जो है वो जेएमएम का काफी पुराना गढ़ माना गया है। विजय हास्ता वहां से लगातार जो है वो लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करके आए हैं। इस बार भी उनका जो मुकाबला है वो भाजपा के ताला मरांडी से। लेकिन राजमहल सीट पर जो एक
त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं। रुबिन हेम्ब्रम जो कि पहले जेएमएम में होते थे, इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो मुकाबला वहां पर जो है वो त्रिकोणीय कहा जा सकता है जी। इसके अलावा जो वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, पिछले झारखंड वोटिंग के मामले में बहुत आगे रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी इन तीनों सीट की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है वो 71% जो है वो मतदान हुआ था। सबसे ज्यादा दुमका में 73%, राजमहल में 72% और जो आपका गोड्डा है वहां पे 69%। तो इस बार भी ये उम्मीद जताई जा सकती है कि शायद वो रिकॉर्ड इस बार टूटे और मतदाताओं को और वोट मिले। चलिए अब सीधे रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी भी जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, इस बार की जो तमाम सीटें हैं, जिस 7वें चरण का हम जिक्र कर रहे हैं, निर्णायक चरण है, ये ममता दीदी का गढ़ माना जा रहा है। ऐसे में आप लगातार वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे हैं, कुछ बदलाव की बयार आप वहाँ पर कहीं ना कहीं देख पाए, और ख़ास तौर पर तमाम जो अहम मुद्दे हैं, चाहे हम संदेश खाली की बात करते हैं, महिला सुरक्षा है, भ्रष्टाचार, वो काफ़ी अहम रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं इस पूरे चुनावी समर में। आंचल, कुछ पूछा शायद आप मुझे, थोड़ा सा आवाज में दिक्कत है। मैं यही जानना चाह रही थी प्रसन्नजीत कि ये जो तमाम सीटें हैं, इस पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था पिछले साल, अगर हम पिछले चुनावों की बात करते हैं, उस लिहाज से इस बार सेंध लगाने की पूरी कोशिश है ममता के गढ़ में। सुनने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मैं दमदम की किसी एक बूथ में हूं। ये 178, 179, 180 ये सारे बूथों के अंदर ये दमदम लोकसभा केंद्र, जहां से सौगत राय चौथे बार के लिए अपना जो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे तरफ एक तो वामपंथियों की तरफ से उनके कंधावर नेता सुजन चक्रवर्ती को यहां पे खड़ा किया गया, और बीजेपी की तरफ से शीलभद्र दत्त को खड़ा किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की यहां पे उत्साह है, जो हर एक बूथ है, बूथ के सामने लंबा लाइन है, और लोग यहां पे बारिश का थोड़ा बहुत एक पूर्वाभास दिया गया था, लेकिन सुबह से आसमान में बादल है, लोग गर्मी तो है, आप जानते ही है कि कोलकाता में उमस ज्यादा होने के कारण लोग थोड़ा सा दिक्कत में है, तो इसीलिए ऊपर थोड़ा सा कैनोपी लगाया गया है कि लोग अपना जो असुविधा है उससे बावजूद भी चुनाव में वोट डाल सके। मैं बात करने की कोशिश करूंगा एक दो लोगों से। आप वोट देने के लिए आए हैं? वोट दे, अच्छा, इन्होंने वोट दे दिए हैं। मैं इनसे बात करूं कि यहीं पे आप कितने सालों से वोट दे रहे हैं? जब के वोट चालू है। अच्छा, आप कुछ हिंदी बोल सकते हैं? आप में से कोई हिंदी बोल सकते हैं? एक मिनट आंचल, मैं पहुंच रहा हूं हिंदी बोलने वाले किसी के पास। काफी सारे भीड़ है, लेकिन वोट तो ठीक जी, दोबारा आपके पास हम आएंगे प्रसन्न जी। कोई तो लगातार आपको चुनावी तस्वीरें भी दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो यहाँ जो कि हमने कल आपको भी तस्वीरें भी दिखाई थी, जो कन्याकुमारी में है, और वहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है उसमें ध्यान साधना में लीन नजर आए थे। आज के दिन की भी कुछ खास तस्वीरें जो हैं वो आई हैं, आइए वो भी दिखाते हैं आपको।
तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान में लीन नजर आए प्रधानमंत्री। ये दूसरे दिन की तस्वीरें हमने साझा की हैं। विवेकानंद के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं प्रधानमंत्री, और ये वही जगह है जिस विकसित भारत की बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं। मुकुल, उसका सपना स्वामी विवेकानंद ने यहीं पर देखा था। जी बिल्कुल, और आज के दिन की अगर बात की जाए तो हमने देखा वो सूर्य को अर्घ देते हुए नजर आए, मंत्रोच्चारण भी करते नजर आए, और यहाँ पर ध्यान साधना में भी हमें लीन नजर आए, क्योंकि ध्यान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और जिस जगह पर वो हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल। फिलहाल तस्वीरें आपने यहाँ देखी, और यहाँ इस खास पेशकश में फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है जनादेश 2024 में। और अगर अभी तक के हम वोटिंग के आंकड़ों की बात करें, मतदान प्रतिशत की बात करें मुकुल, तो हिमाचल प्रदेश में 14.35%, उत्तर प्रदेश में 12.94%, वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 12.63%, झारखंड में भी 12% के आसपास, चंडीगढ़ भी 11% और बिहार में 10% से ज़्यादा का मतदान अब तक हो चुका है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। गौर साहब, जो तमाम अभी मैंने आपके सामने ये आंकड़े साझा किए हैं, किशोर इशारा कर रहा है, क्योंकि अभी मतदान की अगर बात की 2 घंटे का समय बीत चुका है, और ये काफ़ी संतोषजनक आंकड़े नज़र में सामने आ रहे हैं इन तमाम राज्यों से। देखिए, मुझे लगता है कि अभी इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह का माहौल है, और चूँकि इस वक्त जो उत्तर भारत है, अगर हम हिमाचल को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और लोगों को चाहिए कि गर्मी ज़्यादा बढ़े उससे पहले आप अपना वोट का अपना जो अधिकार है उसका इस्तेमाल कर लें, और उसके बाद फिर आप नाश्ता करें। जैसे हम कह रहे हैं कि पहले मतदान और फिर उसके बाद जलपान। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार चूंकि आखिरी चरण का है और इसमें क्यूरियोसिटी भी है, फर्स्ट टाइमर वोटर भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शाम तक ये वोट परसेंटेज हमारा अच्छा हो जाएगा, और जो ओवरऑल होगा 7 चरण का मिलाकर उसमें भी इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। जी बिल्कुल। साथ ही मदन मोहन जेड़ा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप किस तरीके से देख रहे हैं जो आखिरी चरण है, और जैसा अभी यहाँ पर रोशन जी ने भी कहा कि जो मतदान प्रतिशत है जाहिर तौर पर उसमें इजाफा हम देखेंगे, औसतन पे ही पहुँचेगा या उससे ज़्यादा देख पाएंगे? मुझे लगता है कि शुरुआती जो डाटा है अच्छा है। जैसे वेस्ट बंगाल में थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन ये भी अभी आप ही के रिपोर्टर बता रहे थे कि वहाँ पे मौसम ठीक है, तो लगता है वहाँ के लोगों को जल्दीबाजी नहीं है, तो आराम से वोटिंग करना चाहते हैं। तो अब अगर 12, 13, 14% कोई ख़राब मतदान नहीं है, और जिस प्रकार से 3-4 दिन से गर्मी की बातें लगातार आ रही हैं, तो ये अब हर आदमी को पता चल गया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो साथ में ये भी एक NDMA और तमाम एजेंसियां, मौसम विभाग, ये भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर वो गर्मी में बाहर निकलें या वोट देने भी जाएं तो क्या क्या तैयारियां करके अपने साथ जाएं। अपने साथ पानी लेके जाएं, खाली पेट खाना खा के जाएं, खाली पेट नहीं जाएं। इसके अलावा वो छाता लेके जाएं। तो इस तरह के अगर कोई मतदाता वोट देने जाता है, एक सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आज कहीं भी अगर ग्रामीण इलाके में भी जाएँ, अगर पहाड़ी इलाकों को हम कहीं छोड़ दें तो 2-3 किलोमीटर के भीतर एक मतदान का बूथ मिल जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं जाना पड़ता है, सिर्फ पहाड़ी इलाकों को छोड़कर। पहाड़ी इलाकों में गर्मी की समस्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर लोग प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ दिन में भी रेगुलर मतदान करने के लिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसका असर ये रहेगा कि मतदान का प्रतिशत अच्छा होगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार आपके संवाददाताओं के बाइट भी देख रहे हैं, लोग मतदान को लेके तो जागरूक हैं ही, साथ में किसको वोट देना है, अपने वोट का कैसे अच्छे इस्तेमाल करना है, कैसे ये तक फर्स्ट टाइमर मतदाता बता रहे हैं कि उन्होंने पार्टियों का घोषणा पत्र पढ़ा है, उसके आधार पर वो फैसला करेंगे। एक फर्स्ट टाइमर ने ये कहा कि
वो जो वाराणसी में थे कि मुझे तो मेरे बोर्ड से प्रधानमंत्री तय होने वाला है, तो मैं इसलिए वोट कर रहा हूँ। और एक वेस्ट बंगाल में जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक मुकाबला है, बहुत टफ मुकाबला है, तो वहाँ पर एक महिला अभी ये कहते हुए दिख रही थी कि वो एक स्थिर सरकार के लिए वोट देंगी। तो मुझे लगता है कि मतदाताओं की जो जागरूकता है, जो उनका ये समर्पण है, तो ये उनको गर्मी भी नहीं रोक पाएगी उनको। और यही हमने देखा कि एक जागरूक मतदाता है, युवा मतदाता है, वहीं वरिष्ठ मतदाता भी है, जिसका ये साफ तौर पर मानना है कि लोकतंत्र में जब वो अपने इस संवैधानिक दायित्व को निभाते हैं, उसका एक उत्साह और खुशी अलग ही होती है। क्यों मुकुल? जी बिल्कुल, जो उत्साह है वो ज़ाहिर तौर पर अलग ही है, वो जो खुशी है वो अलग है। और उसी उत्साह को लगातार जो बाकी हमारे दर्शक हैं और ख़ासतौर से जो मतदाता हैं उन तक हम पहुंचाने की हमने कोशिश की, जिससे आप भी, अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो आप भी उठिए, जाइए और अपना मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करिए। बिल्कुल, तो इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जो हमारे विशिष्ट मेहमान स्टूडियो में जुड़े, आप दोनों का ही हम धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो से मौजूद थे और पल पल की चुनावी अपडेट्स हमसे साझा करे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार DD न्यूज़ पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।